नमस्कार, देख रहे वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ लांस हवलदार रमेश बौराई जी से, जो एक्स आर्मी मैन हैं और आर्मी में रह चुके हैं, देश को सेवाएं दे चुके हैं और इन दिनों पर्यावरण के लिए बहुत खासी चिंतित हैं। अपने कुछ बातें हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो। स्वतंत्रता दिवस का समारोह चल रहा है, वो माहौल चल रहा है। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम, धन्यवाद आपका। जी। तो लांस हवलदार नाम से ही समझ में आता है कि आप भारत देश के सेना में एक महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं। थोड़ा सा उस बारे में बताएं। मैंने सुना है कि आप कारगिल युद्ध में भी शामिल हुए थे। जी, मैं उस टाइम नौसेना में था और एक सैनिक को बहुत मुश्किल से युद्ध का मौका मिलता है पूरे जीवन काल में। और हर सैनिक चाहता है कि मुझे एक बार युद्ध का मौका जरूर मिले। तो मुझे भी वो मौका मिला था और हमने भी हालांकि मैं कारगिल में नहीं था, लेकिन उसके नज़दीक नौसेना में हम उस टाइम थे। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने भी एक युद्ध को मैं भी लड़के आया हूँ। जी जी बिल्कुल। तो आप कौन से बटालियन से हैं? और मैं मैं गढ़वाल राइफल की 14वीं बटालियन में था। और उस टाइम हमारी यूनिट नौसेना में थी और हम कारगिल के युद्ध में जाने के लिए बड़े ललायत थे। हमने अपने सीओ साहब, जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल बीजी खंडारे साहब हैं, उनसे भी कहा था कि हमको भी एक बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारी यूनिट वहाँ पे पोस्ट की रखवाली कर रही थी। हालांकि वहाँ पे भी कारगिल की लड़ाई जारी थी। 7-8 लोगों को हमने भी खोया उस टाइम। जी। तो सारा माहौल ही ऐसा था कि मुश्किल हो जाता रहा होगा। वहां से जी फिर आप कब सेवानिवृत्त होकर अपने गांव यानी नंदा खेत उत्तराखंड की तरफ पहुंचे? मैं 2000 दिसंबर में सेवानिवृत्त होकर के अपने गांव नंदा खेत पहुंचा और उसके बाद मैं सीधा समाज सेवा से जुड़ गया। क्योंकि एक सैनिक होने के नाते हमको समाज सेवा का बड़ा शौक होता है। अच्छा। तो 2005 तक मैं लगातार, अभी तक भी समाज सेवा से जुड़ा हूं, लेकिन 2005 तक मैं सक्रिय रूप से समाज सेवा से जुड़ा रहा। जी। अच्छा अच्छा। तो इन दिनों आप एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। आप हमारे देश के पर्यावरण के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं और कुछ एक चिंताएं हैं आपकी। तो क्या चिंताएं जी, हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या सोच है आपकी? आप उसे शेयर करें। जी मेरी चिंता ये है कि 2005 में पर्यावरण से मैं 2005 से जुड़ा। 2005 में मेरी माताजी जो घास काट रही थी, जहां पे मैं बैठा हूँ उसके ठीक नीचे, अच्छा। आज मैं यहाँ पे ये नंदा देवी का मंदिर है, यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि इसके ठीक नीचे मेरी माताजी की मृत्यु हुई थी 2005 में। आप दिखाएंगे, आप दिखा सकते हैं वो, अगर जी कैमरा जी को। मैम। जी, ये जो ये जो लाल आराम से। मिट्टी जी। दिखाई दे रही, सड़क के नीचे जो लाल मिट्टी दिखाई दे रही है, उसके नीचे जो लाल लाल सा दिखाई दे रहा है ढंगार, जी। उसमें मेरी माताजी घास काट रही थी। हाँ 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 हाँ। और अच्छा। यहाँ से गिर के वो सीधा नीचे गई थी। ओ। तो यहाँ पे देखिए चीड़ के पूरे पेड़ हैं। हाँ हाँ। तो ये चीड़ का जो पिरुल होता है वो उससे फिसल के वो सीधा नीचे गई थी। आओ। चीड़ के तो पत्तों का जो उनकी, ढेर था वो। जी, उससे। जी। तो उस टाइम से मेरे को ये लगा था कि एक तो मतलब हमारे यहाँ हजारों महिलाओं ने आज तक इस पहाड़ से फिसल के अपनी जान दे दी। तो वो मेरी पीड़ा थी और मैं उस टाइम मैंने इसका एक कसम खाई कि मैं ये चीड़ के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करूंगा। तो क्या है वो आंदोलन? और चीड़ का पेड़ तो बहुत सुंदर दिखता है, ऐसा लंबा सा, बहुत सारे पत्ते हमेशा बिल्कुल, उसमें लगे बिल्कुल मैम, रहते हैं। बिल्कुल मैम। मैं जयंती नटराजन से मिला था, उन्होंने भी मेरे को ये कहा था कि चीड़ का पेड़ बहुत सुंदर लगता है दूर से। लेकिन मैं ये कहूंगा मैम कि पहाड़ भी दूर से बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन पहाड़ का जीवन पहाड़ के जैसा होता है, ये पहाड़ी लोग ही जान सकते हैं इसके बारे में। जो लोग पहाड़ घूमने के लिए आते हैं 2-4 दिन के लिए, उनको बहुत अच्छा लगता है पहाड़, लेकिन पहाड़ का जीवन कैसा है वो पहाड़ी लोग जान सकते हैं। जी। तो चीड़ में क्या प्रॉब्लम होती है ऐसी कि आपको लगता है कि? चीड़ में मैम, ये चीड़ का विस्तार, ये मैंने इसको अग्नि वृक्ष नाम दिया है एक। जी। और ये चीड़
जब से ये भारी मात्रा में इसका विस्तार हुआ है, तब से इसने उत्तराखंड के जंगलों को, पूरा मिश्रित वनों को जला के खाक कर दिया। लगभग 3 दशक से इतनी भारी मात्रा में आग लग रही है कि अगर ये 2 दशक तक और इसके बारे में नहीं सोचा गया तो हमारे पूरे मिश्रित वन खत्म हो जाएंगे। जल स्रोत लगभग उत्तराखंड के सब खत्म हो चुके हैं। जितने गांव जल स्रोत को देखते हुए बसे थे, उनमें से 97% जो है गांव में जल स्रोत सूख चुके हैं। जंगलों से हमने पानी टेप कर दिया, उससे जंगली जानवर भी अब गांव का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको पानी पीने के लिए जंगल में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इसके बारे में बड़ी गंभीरता से अगर नहीं सोचा गया, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार या जितने भी हिमालय राज्य हैं, उनके चीड़ के विस्तार को इस तरह से अगर विस्तार के बारे में नहीं सोचा गया, इसको मिनिमाइज करने के बारे में नहीं सोचा गया, तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा संकट लेके आएगा। तो चीड़ के पेड़ ने क्या कर दिया है ऐसा जो इतने नुकसान वाले हालत में पहुंच गए हैं? मैम, ये चीड़ का पेड़ अपने नीचे कुछ नहीं होने देता। दूसरी बात, इसमें कोई पशु पक्षी अपना बसेरा नहीं करते हैं, इसमें कोई चिड़िया नहीं बैठती। इसको पशु पक्षी भी पसंद नहीं करते। हम तो इंसान हैं, लेकिन अगर ये जो पशु पक्षी हैं वो इसके नीचे रहना पसंद नहीं करते हैं, इसके पेड़ में बैठना पसंद नहीं करते हैं जो पक्षी हैं। तो जब इसको पशु पक्षी पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक है, क्योंकि हर साल जो इसका पिरुल झड़ता है और इसमें जो आग लगती है, भयानक आग, इसकी ऊंचाई इतनी होती है कि इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जितनी आग लगेगी ये अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है और बाकी पेड़ पौधों को नहीं होने देता, अपने आप तो खूब पनपता है। तो मेरा ये भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, सारे पर्यावरणविदों से ये मांग है मैम कि इसको जो हमारे जो मिश्रित वन है वहां से लगभग हटा दिया जाना चाहिए। इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको एक, हालांकि मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया मैम इसमें, लेकिन जो महात्मा गांधी की जो शिष्या थी, उन्होंने भी अल्मोड़ा में अपने आज से 1936 में उन्होंने बोल दिया था कि चीड़ का पेड़ पहाड़ के लिए आने वाले समय में बड़ा घातक होगा। तो अगर एक भारतीय महिला ने आज से 100 साल पहले हमको ये संदेश दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने उस पर विचार नहीं किया, हमारे लोगों ने उस पर विचार नहीं किया। और आज स्थिति यह है कि हम इन जो हमारे मिश्रित वन है, उन जंगलों को हम खोने वाले हैं। जो हर एक प्रकार की बड़े कीमती जड़ी बूटियां उत्तराखंड के जंगलों में पाई जाती है या हिमालय राज्यों में पाई जाती है, वो जड़ी बूटियां लगभग नष्ट होने के कगार पे। तो मेरा चीड़ से ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मिश्रित वनों से इसको तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसमें भारत सरकार को गंभीरता से इस पे एक चिंतन होना चाहिए और गंभीरता से यहाँ के लोगों से भी एक सर्वे कराया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं। जी ओके, तो आप इनफैक्ट आपके बारे में थोड़ी स्टडी भी कर रही थी, हिमालय रेंज को भी लेके आपकी कुछ अपनी चिंताएं हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। हिमालय रेंज का ये है मैम कि जो ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से हम मिश्रित वनों से चीड़ को हटा देंगे तो यहाँ से हम 3-4 डिग्री इस तापमान को कम कर सकते हैं। अगर मिश्रित वन हमारे पूरे अच्छी तरह से पनपेंगे तो हमारे हिमालय, उसका जो तापमान है हमारे हिमालय का, वो 4-5 डिग्री अपने आप कम हो जाएगा। तो जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वो हर साल जो आग लग रही है हमारे वनों को, जो हर साल जला के खाक कर रही है, उससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि उतनी गर्मी दिल्ली में नहीं होती उन दिनों। जब फरवरी से यहाँ आग लगनी शुरू होती है और मई जून तक, तो उस टाइम यहाँ पे इतनी गर्मी पैदा होती है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो मैं भारत सरकार से, सभी लोगों से, मतलब मीडिया से भी ये बार बार कहता हूं कि मतलब इस पे एक गंभीरता से विचार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपकी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, सरकारी अधिकारियों से या उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? क्या उन्हें इस विषय के बारे में मालूमात है? बिल्कुल मालूमात है मैम। उत्तराखंड के जो चीफ है उनको मालूम है। जो उत्तराखंड के पहले वाले चीफ थे, RVS रावत, डॉक्टर बी चंदोला थे, जो उनको मालूम है। मैं हर एक बार जाता रहता हूँ इनके पास। जो जयराम रमेश, उनके पास भी मैं गया हूँ। जयंती नटराजन, उनके पास भी मैं गया हूँ। और लेकिन मतलब मेरी बात कहीं पे सुनी नहीं गई। उत्तराखंड के जितने मुख्यमंत्री हैं, मैंने सबको अपना चिट्ठी भेजी है सबको। तो मेरे को 2010 में सतपाल महाराज, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उनके द्वारा एक चिट्ठी आई थी कि भारत सरकार के जो DG वन है, डॉक्टर गंगोपाध्याय, 2010 में,
जी। तो उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी भेजी थी कि हमने ये चीड़ का रोपण बंद कर दिया। तो अब मैंने ये पकड़ा है कि अगर इन्होंने चीड़ का रोपण बंद कर दिया तो चीड़ इसका मतलब खतरनाक है। तो इतना तो इन्होंने समझा कि हमने चीड़ का रोपण हमको नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन में पहाड़ों में चीड़ की नर्सरी नहीं लगती है। लेकिन मेरे को सारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है हिमालय को बचाने के लिए कि यहाँ पे सारा काम कागजों में हो रहा है। मुझे तो ये लगता है, तो खुले मन से आपको ये बोल रहा हूँ और इसको पूरा देश भी सुन रहा होगा कि सिर्फ कागजों में हम काम कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड बन रही है, उसमें लाखों करोड़ों पेड़ कट गए, लेकिन उसकी जगह में कहाँ पे पर्यावरण की पूर्ति के लिए वो पेड़ लगाए गए मैंने तो देखा नहीं आज तक। यहाँ पे विकास के नाम पे लाखों पेड़ों की बलि दे रहे हैं। मैंने उसकी जगह में कहाँ पे ये लोग पेड़ लगाते हैं उसको मैंने कभी देखा नहीं। वन विभाग जो है हर साल करोड़ों पेड़ लगाता है, लेकिन अगले साल इनसे कोई रिपोर्ट पूछता नहीं है वन विभाग से कि तुम्हारे 1 करोड़ पेड़ लगे थे तो उसमें से 50 लाख तो दिखा दो या 20 लाख दिखा दो। तो वो 20 लाख पेड़ भी हमको ही नहीं दिखाई देते क्योंकि वो अगले साल जल जाते हैं। तो ऐसे धन हानि करने से क्या फायदा मैम? श्रम की हानि हो रही है, धन की हानि हो रही है। तो इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए वन विभाग की भी कि जहाँ पे भी वो पेड़ लगाए तो 5 साल में वो टारगेट दिखाएं कि हमने यहाँ पे पेड़ लगाया है। तो ये तो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो पर्यावरण तो हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये कागजों में दिखाएंगे, विकास कागजों में दिखा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। पहले तो विकास भी विकास की तरह होना चाहिए, लेकिन अगर कागजों में भी दिखाते हैं तो पर्यावरण को अगर ये कागजों में दिखाएंगे तो पर्यावरण तो नहीं चल सकता ना मैम कागजों में। नहीं जी बिल्कुल। चलिए, आपकी बहुत सारी बातों से बहुत अलग अलग तरीके की, मतलब इतना अलग ज्ञान मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चाहेंगे कि आपकी जो मुहिम है तो भारत माँ की सेवा से लेकर अपने माँ की सेवा तक जो चलती आ रही है, और अब अगली पीढ़ी की भी आप पर्यावरण को बचाकर उनके भी मदद करना चाहते हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि आपकी मुहिम आगे चले और बढ़े। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।